नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार से आज बहुत सनसनीखेज खबर आई है। भागलपुर में फैमिली के झगड़े में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे विश्वजीत आनंद की हत्या हो गई। विश्वजीत को उसके सगे भाई जयजीत आनंद ने गोली मारी। भाइयों के झगड़े में उनकी मां भी घायल हुई है। हालांकि मामला घरेलू विवाद का है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट का है, झगड़ा दो भाइयों का है, लेकिन नित्यानंद राय के रिश्तेदारों का मसला था, इसलिए बिहार की राजनीति में यह बड़ा इशू बन गया। विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। इसी चक्कर में आज एक बार फिर विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हुई। नीतीश ने एक बार फिर राबड़ी देवी पर कमेंट किए। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस मर्डर केस को बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। राबड़ी देवी ने कहा, होली के बाद बिहार में खून बह रहा है। एक हफ्ते में 22 मर्डर हो गए हैं। सरकार की तरफ से अशोक चौधरी ने राबड़ी को 2005 से पहले का वक्त याद दिला दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में बिहार में कानून का खौफ कम हो गया है? लोगों को अवैध हथियार इतनी आसानी से कैसे मिल रहे हैं? बात बात पर लोग फायरिंग क्यों कर रहे हैं? और पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? आखिर नीतीश बार बार राबड़ी देवी पर हमले क्यों करते हैं? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि भागलपुर में हुआ क्या। भागलपुर के जगतपुर गांव में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन का परिवार रहता है। उनके दो भांजे हैं, विश्वजीत आनंद और जयजीत आनंद। दोनों में आपसी विवाद था। आज सुबह घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। बात हाथापाई तक पहुंची। फिर दोनों भाइयों ने पिस्तौलें निकाल ली। जयजीत ने विश्वजीत पर फायर कर दिया। विश्वजीत ने भी फायरिंग की। दोनों भाई घायल हुए। मां भी बचाव करने आई तो मां को भी गोली लगी। फायरिंग के कारण पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने दोनों भाइयों और उनकी मां को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान विश्वजीत आनंद की मौत हो गई। जयजीत की हालत भी गंभीर है। उसे पटना रेफर किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, सबूत इकट्ठे किए, लेकिन हैरानी की बात है कि जिन हथियारों से फायरिंग की गई वो गायब है। वो पुलिस को नहीं मिले। क्योंकि जयजीत पर पहले से आर्म्स एक्ट के तहत एक केस दर्ज है, इसलिए पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूकें लाइसेंसी थी या नहीं। नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि फायरिंग में जो हथियार इस्तेमाल हुए वो गैर कानूनी थे। गोली चलने जो चला है मैडम, किस हथियार से? देखिए, उसमें एक पिस्टल से चला है, जो कि अभी तक हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है कि वो अवैध है, लाइसेंस हथियार नहीं था। और बाकी हम लोग आर्म्स को रिकवरी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और हम लोग उसको ज़रूर रिकवर करेंगे। एक ही हथियार थी या दोनों? ये अनुसंधान का पार्ट है। ये हम लोग अभी अनुसंधानरत हैं, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। दोनों भाइयों में जयजीत बड़ा भाई है, विश्वजीत छोटा था। भाइयों के बीच झगड़ा पुराना था। गांव वालों का कहना है कि जमीन को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार दोनों के बीच मारपीट हो चुकी थी। हालांकि जयजीत के पिता रघुनंदन यादव ने भाइयों के बीच पुराने झगड़े की बात को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भाइयों के बीच बंटवारा हो चुका था, इसलिए जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। कल रात झगड़ा पानी को लेकर हुआ। आज सुबह फिर से नोकझोंक हुई। वो फायरिंग की आवाज सुनकर घर से बाहर आए तो देखा दोनों भाइयों को गोली लगी है। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। सुबह में दोनों भाई में क्या हुआ वो तो हम नहीं देख सके, लेकिन गोली का आवाज जब हुआ तो हम घर से निकले तो दोनों भाई दोनों में उलझा हुआ था। दोनों को मतलब मारने के लिए तत्पर था। उसके बाद दोनों को गोली मार दिया। दोनों के पास हथियार था? कौन पे, बड़ा या छोटा? छोटा।
चूंकि केस हाई प्रोफाइल है, केंद्र सरकार के स्टेट होम मिनिस्टर के परिवार से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति तो होनी ही थी। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने मांग की कि पुलिस इस घटना की असली वजह को तलाश करे। उन्होंने कहा, भले ही मामला परिवार के बीच का हो, लेकिन इसका मैसेज साफ है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस का इकबाल कम हुआ है। अफसोसनाक है। तो हत्या पे जिसकी भी हत्या होती है हमको अफसोस लगता है। मौत से कहाँ कि कोई ये है, लेकिन जिन परिस्थितियों में होता है, किन कारणों से होता है, विवाद में होता है, खासतौर पर सुनने में आया कि ज़मीनी विवाद है, तो ऐसा क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए। हुआ ये है कि ये तो एक घटना है, लेकिन कई घटनाएं लगातार बिहार में ऐसी हो रही है कि जिसको संभाला जा सकता था। जब सरकार का और प्रशासन का इकबाल बुलंद रहता है तो घटनाएं कम होती हैं, जब इकबाल कमज़ोर हो जाता है तो घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये उसी का परिलक्षण है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इस घटना के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, बिहार में जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। भाई वीरेंद्र ने कहा, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था संभालना अब उनके बस से बाहर हो गया है। भागलपुर ही नहीं, आए दिन घटनाएं घट रही है, और आप लोग के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि बिहार बढ़ते अपराध को बिहार सरकार रोकने में विफल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। चूंकि इनकी तबीयत खराब कराने में 2, 4, 5, 6 गो लोग हैं जो उनके आजू बाजू में रहते हैं, और वो लोग सप्लाई क्या क्या करते हैं दुनिया जानती है। माननीय मुख्यमंत्री इन लोग से पिंड छुड़ाइए और अपना इस्तीफा सौंप कर और जल्दी से ना इलाज कराइए। क्योंकि बिहार असुरक्षित अपने आप को हर व्यक्ति समझ रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दीजिए और भागिए। जब देश बिहार में गृह राज्य मंत्री का सगा संबंधी सुरक्षित नहीं है तो हम अब क्या सुरक्षित रहिएगा। इसके बाद विधान परिषद में भी भागलपुर की घटना पर हंगामा हुआ। राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने एक बार फिर राबड़ी देवी पर पर्सनल अटैक किए। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही आरजेडी के एमएलसी वेल में आ गए, नारेबाजी होने लगी। राबड़ी देवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए तो नीतीश कुमार खड़े हो गए। नीतीश ने कहा कि एक घटना हुई है, आपसी झगड़े के कारण हुई है, पुलिस जांच कर रही है, दूसरे मामलों में भी एक्शन हुआ है। और इसके बाद नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लालू यादव के जमाने की याद दिलाई तो राबड़ी देवी ने इसका विरोध किया। इससे झल्लाकर नीतीश ने राबड़ी पर एक पर्सनल कमेंट कर दिया। क्या कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है। तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता है, लोग तो बता दिया है क्या कोई काम किया, कोई काम किया। इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सब ने किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे, बैठिए आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का हो रहा है, कोई मतलब है सबका?
नीतीश कुमार तो अपनी बात कहकर बैठ गए, लेकिन राबड़ी देवी समेत आरजेडी के एमएलसी हंगामा करने लगे तो मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन राबड़ी देवी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर फिरौती मांगने का आरोप लगा दिया। अब अशोक चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा, आरजेडी के राज में नीतीश कुमार सरकार के मंत्री संतोष कुमार के बेटे का अपहरण हो गया था। आरजेडी के एक बड़े नेता ने फिरौती मांगी थी। अशोक चौधरी के इस आरोप पर हंगामा और बढ़ गया। 2007 में हुआ है, 2007 सरकार कराया, सदन से बाहर आकर बिहार में अचानक क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है वो बीजेपी की साजिश है। बीजेपी चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बदनाम करना चाहती है। बिहार में इतना हो रहा है, डाउन तो है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, अपहरण, बलात्कार होता है, गरीब बेटी के साथ दलित के हुआ, दलित बेटी के साथ छोटा बेटी के साथ इस सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार। इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना, बिहार पे जनता का सवाल है ना। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, अतः सब काम हम लोग के सब काम हम किए हैं। मैडम नित्यानंद राय कोई हो गई है, चुप रहिए ना। हत्या हुआ आपस में सब दोनों भाई किया है हत्या, भाई दूसरा थोड़ी मारा है, वही लोग करवाता है, वही लोग राजद के आरोप लगाता है, सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है, नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। इसके बाद नीतीश सरकार के मंत्री संतोष सिंह सामने आए। संतोष सिंह ने कहा उनके बेटे को 2005 में किडनैप किया गया था। आरजेडी का एक बड़ा नेता उनके पास फिरौती मांगने आया था। वो सही वक्त पर उस नेता का नाम भी बताएंगे। संतोष सिंह ने कहा कि नित्यानंद राय के भांजे का मामला पारिवारिक विवाद का है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत होगा। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005 में, और बेटे के किडनैपिंग में राजद का एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। इसलिए मेरा मानना है कि खासकर राजद के लोगों को अपराध पे, किडनैपिंग में, क्राइम पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। पहले तो कंटेम्प्ट तो करे, ये बताए तो अगर हिम्मत है, अगर राजद के कुनबा में चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या कोई नेता हो, इस पे तो चैलेंज तो करे। मेरे पास एफआईआर के भी कॉपी है, फिरौती मांगने वाला का भी नाम है, और जो आया था वो अभी जिंदा है, मरा नहीं है। नाम बताइए मंत्री जी। बता देंगे, समय आ गया तो अभी बता देंगे। गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी के जो भांजे की जो हुई है, वो आपस में दोनों भाइयों की भी झगड़ा हुई है और वो हत्या किया है, वो गोली मार दिया। इसमें कोई हत्यारा नहीं, बाहर से कोई हत्यारा नहीं था, कोई प्रायोजित हत्या नहीं हुई है। ये भागलपुर की घटना में सरकार ये कहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है कि ये मामला आपसी झगड़े का है, इसलिए इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि दोनों भाइयों के पास अवैध हथियार कहां से आए। दूसरा सवाल यह है कि जब फायरिंग करने वाले एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा हॉस्पिटल में है, तो वो हथियार कहां गायब हो गए जिनसे फायरिंग हुई। पुलिस अब तक हथियार बरामद क्यों नहीं कर पाई। क्या बिहार में हथियार इतनी आसानी से मिल जाते हैं? क्या बिहार में किसी वारदात के बाद हथियार इतनी आसानी से गायब हो जाते हैं? क्या यह पुलिस की नाकामी नहीं है? हकीकत यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब तो हुई है, अपराधियों के हौसले तो बड़े हैं, और इसीलिए विपक्ष को बार बार सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है। नीतीश कुमार हर बार राबड़ी देवी पर पर्सनल अटैक करके इन बातों से बच नहीं सकते। वो सदन में जिस तरह उत्तेजित हो जाते हैं, कई बार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छे लक्षण नहीं है। आज 13 महीने के बाद पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ट्रैफिक एक बार फिर शुरू हो गया। पंजाब पुलिस ने फरवरी से चल रहे किसान संगठनों के धरने को खत्म करवा दिया, तंबू उखाड़कर फेंक दिए, सड़कों पर लगे कंक्रीट के बोल्डर को खोदकर हटा दिया, बैरिकेड्स को किनारे कर दिया गया, और आज शाम शंभू बॉर्डर आम लोगों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। हालांकि खनौरी बॉर्डर अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है, लेकिन वहां भी पंजाब पुलिस पूरे जोर शोर से काम में लगी है।
और उम्मीद है कि कल सुबह तक खनौरी बॉर्डर भी खुल जाएगा। फिलहाल खनौरी बॉर्डर पर सफाई का काम चल रहा है। यहां पर किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली जमा करके रखे थे उन्हें हटा दिया गया है। हाईवे और उसके आसपास जो टेंट्स लगाए गए थे, जो मोर्चे बनाए गए थे, उन्हें पूरी तरह खाली करा लिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर ट्रैफिक शुरू होने से हरियाणा के जींद से पंजाब के संगरूर जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज शंभू बॉर्डर खुलने की खबर आई तो पंजाब से हरियाणा आने जाने लोगों ने ज़बरदस्त खुशी जताई। लोगों ने कहा कि किसानों के धरने की वजह से 5 मिनट का रास्ता तय करने में घंटों लग जाते थे। पंजाब पुलिस ने आज जो एक्शन किया, लोग कह रहे हैं कि वो एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, रश बहुत होता था जी वहाँ डेरा बस्ती के पास। तो ये प्रशासन की जो पहल हुई है बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। मेन रोड है जो इधर से पंजाब को हरियाणा से जोड़ती थी, मेन रोड यही थी। आना जाना लोगों का बहुत था। एयरपोर्ट दिल्ली पे लोग बहुत जाते थे। तो हम तो ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने मेहर किया आज हम पे, हम सुबह पढ़ के आ गए हैं। हमको बहुत खुशी हुई है, जो हमारी गाड़ी राजस्थान में पहला नंबर है जो निकल के जा रही है, बहुत खुशी है। किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अति धन्यवाद है। कहाँ से? आई एम मंडी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब। अच्छा, कितना पहले डिस्टेंस घूम के जाना पड़ता? काफी पड़ जाता था, मतलब जो 15-20 मिनट का सफर था यहाँ से श्री मंजी साहिब ओनली 12 किलोमीटर है, इसमें 1 घंटा लग जाता था घूम के। और जो रास्ते थे वो भी बहुत मतलब खस्ता हालत थे, बहुत ज्यादा जी। हाँ जी, मैं जसबीर सिंह अम्बाला से, जो कि मैं मेडिकल की ट्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई है शंभू बॉर्डर खुलने पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब सरकार का, क्योंकि आने जाने में जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता था हमारा अम्बाला कालका चौक से लेकर राजपुरा तक, वो हमें मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट लग जाते थे। असल में पंजाब और हरियाणा के दोनों बॉर्डर्स को खुलवाने का काम कल रात से ही शुरू हो गया था, जो आज पूरे दिन चला। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को 13 महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने अपना घर बना लिया था। पक्के टेंट लगे थे जिनमें एसी, कूलर, गीज़र, बिस्तर सब कुछ था। इन सब को हटाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों के टेंट हटाने के बाद पुलिस ने बुलडोजर और क्रेन्स की मदद से सड़क पर की गई बैरिकेड्स को हटाया, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को तोड़ा और कुछ ही घंटे में इलाके को करीब करीब साफ कर दिया। खनौरी बॉर्डर पर भी पंजाब पुलिस और एंटी राइट्स फोर्स के 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। 200 से ज्यादा बुलडोजर और 150 से ज्यादा क्रेन्स को काम पर लगाया गया है। हालांकि इस बार धरने पर बैठे किसानों ने पुलिस एक्शन का कोई खास विरोध नहीं किया। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर में सामान भरकर खुद ब खुद वहां से हट गए। जो स्ट्रक्चर रह गए हैं उन्हें पुलिस के लोग हटा रहे हैं। रास्ता खुलने से आम लोग तो खुश हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के एक्शन से किसान नेता नाराज हैं। सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, पंजाब पुलिस ने जिस तरह से जोर जबरदस्ती की, जिस तरह से किसानों पर जुल्म किया, महिलाओं पर लाठियां चलाई, उसे देश के किसान कभी माफ नहीं करेंगे। सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, कल रात जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो भगवंत मान की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर किया है। अब किसान संगठन मिलकर इस जुल्म के खिलाफ पूरे पंजाब में आंदोलन करेंगे। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਇਹਨਾਂ ਢਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਰ ਕਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दे अगे धरने देंगे, पूरे पंजाब च देंगे। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो धरना चल रहा था
वो संयुक्त किसान मोर्चे के पंजाब के नेता चला रहे थे। इसे हरियाणा के नेताओं का सपोर्ट नहीं था। भारतीय किसान यूनियन भी इसमें शामिल नहीं था। लेकिन आज जब शंभू बॉर्डर को खाली कराया गया तो राकेश टिकैत ने इसका विरोध किया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान शांति से बैठे थे और जब पुलिस पहुंची तो शांति से हट भी गए, तो फिर अचानक धावा बोलने और इतने फोर्स का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। जिस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया हुआ और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं करा। पुलिस ने कहा तो वहां से लोग वे चले गए, कुछ अपने घर चले गए और कुछ उन्होंने उठा लिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तोड़फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि और रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ की कमेटी थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। चूंकि भगवंत मान की सरकार पहले किसानों के धरने को सपोर्ट कर रही थी, फिर अचानक पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबू उखाड़ दिए, तो पंजाब में इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को घेर रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पंजाब में किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। अब पंजाब का किसान दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगा। ये अंग्रेजों के समय होता था, देश प्रेमियों को बुलाया जाता था जो आंदोलन करते थे, जब बुलाते थे फिर उनको बातचीत के समय पकड़ लिया जाता था। तो ये दरअसल उसी प्रकार का एक एक्शन है। मीटिंग के लिए बुलाया और आपने पकड़ लिए, फिर रात को 11-12 बजे आपने ऑपरेशन चलाया, फिर दिन दिहाड़े करो ना, जो काम करना आप दिन में क्यों नहीं करते, रात के धोखे में क्यों करते हो। और इसमें आई थिंक दोनों सरकारें इन्वॉल्व हैं, सेंटर इन्वॉल्व है, इसमें पंजाब इन्वॉल्व है। भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री सेम पेज पे हैं और जानबूझ के देश के किसान को आइसोलेट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। इसके बाद अकाली दल के नेता भी बोले। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, भगवंत मान ने किसानों को धोखा दिया, पहले धरने पर बैठाया, फिर जब समझ आ गया कि किसान उनकी बात नहीं सुन रहे तो पुलिस भेजकर किसानों पर लाठियां चलवा दी। वो जब आए अपने घर से चल के, उनको कौन लेके आया? आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई। खनौरी बॉर्डर में उनको बैठे को 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया, 2 साल के लगभग हो गया। वहां पे उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए। वो किसने बनाने दिए? आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाने दिए। आप सरकार ही उनको, मैं कहूंगा कि जब वो आके बैठे थे तो वो कह रहे थे हाँ इनकी मांगे मांगनी चाहिए, और अपने आप बयान दिया था अपनी मीटिंग के बाद कि इनकी मांगे तो दिल्ली को लेके, मेरे को क्या। और आप पहले अपने आप इनकी बात जा इनके प्रोटेस्ट में, जब आप ऑपोजिशन में थे तो हिस्सा बनते थे। अब जब उन्हें अपनी बात करने के लिए, वो अपनी बातें मनवाने के लिए वो अपना हाँ का नारा मार रहे हैं, तो भगवंत मान को अब दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अब इनकी वोटें ले ली हैं, अब उसने शहर की वोटें लेनी है, तो उसने अब इंडस्ट्री का लाभ लगाना शुरू कर दिया। इस मामले को सब अपनी अपनी नजर और अपनी अपनी कन्वीनियंस से देख रहे हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काया, धरने पर बैठाया, फिर उनका इस्तेमाल किया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार ही किसानों को बदनाम कर रही है, उन पर लाठियां चलवा रही है। जो कुछ भी कल हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, घटिया और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। देखिए, सरकार ही इनको बिठाने वाली थी, अखौती लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सरकार ने ही उनको उठाया है। ये कोई वाई लेने के लिए नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। आज उन्होंने लगा कि ये जो किसान जिनके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज अपना राजनीतिक महत्व खो चुके हैं। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज़ एंड अब्यूज़ की पॉलिसी है। कल जिस तरह से एक आपसी तालमेल के जरिए
किसानों को नाम दे के, किसानी का नाम दे के जहाँ से उस प्रदर्शन को ख़त्म किया गया है, इसकी आंच जो है आने वाले समय तक किसानों की जब कभी भी कोई सही मांग, जेन्युइन मांग उठेगी तो उसको कोई भी अब उस नज़रिए से नहीं देखेगा जो आज से पहले देखी जाती थी। जब चारों तरफ से हमले हुए तो भगवंत मान सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने अपनी सरकार का बचाव किया। चीमा ने कहा कि किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ था। किसानों और केंद्र सरकार के झगड़े में नुकसान पंजाब का हो रहा था। चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने तो मजबूरन पुलिस का इस्तेमाल करके धरना खत्म कराना पड़ा। डिमांड सेंटर के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, पर लेकिन धरना पंजाब में हो रहा है। उससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हो रहा है, क्योंकि जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जब पंजाब में उद्योग आएगा, तो जो युवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? तो नशे में चला जाता है। तो नशे से वो तभी छुटकारा पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। सो बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तो उसको हमने हल किया। हम तो किसान भाइयों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धरना करो, प्रोटेस्ट करो, पर लेकिन नेशनल हाईवे ना रोको, जो देश की लाइफलाइन है, जिससे पूरे पंजाब का व्यापार पूरे देश से जुड़ा हुआ है, उसको खोल दो, एक रास्ता ही खोल दो। पर लेकिन किसान भाई बिल्कुल उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी। तो अब भी मैं समझता हूँ जो धरना चुकाया गया उसका एक ही मात्र कारण है कि हम पंजाब में जब इंडस्ट्री आएगी तो पंजाब में पंजाब के युवा को, पंजाब के नौजवान को रोजगार मिलेगा और पंजाब से नशा खत्म होगा। चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने केंद्र सरकार को लपेटा, तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जवाब दिया। भागीरथ चौधरी ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों किसान विरोधी हैं और इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं। किसान इन दोनों पार्टियों की असलियत को समझ चुके हैं। देखिए, झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं पंजाब में सरकार आपकी है और कांग्रेस और आपके तो अलायंस होती है, कभी बिगड़ती है, कभी शादी होती है, फिर तलाक हो जाता है, फिर शादी हो जाती है। मैं कहूँ ये सिद्धांतहीन है। इनका कोई विजन नहीं है कि देश का किसान समृद्ध और खुशहाल हो, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक ही चट्टे बट्टे हैं। मैं कह सकता हूँ ये कभी भी किसान का भला नहीं सोचते, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का अन्नदाता समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, क्योंकि वो इस देश के 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के खिलाफ अचानक एक्शन क्यों लिया? धोखे से उनके तंबू क्यों उखाड़े? असल में भगवंत मान पर पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों का जबरदस्त दबाव था। बॉर्डर बंद होने से पंजाब के उद्योगों को हर महीने करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। जब भगवंत मान ने किसानों के बात समझाने की कोशिश की तो किसान नेताओं ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया, साफ कह दिया कि धरना जारी रहेगा, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। भगवंत मान उसी दिन उखड़ गए। बाद में उद्योगपतियों ने केजरीवाल से भी शिकायत की। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को लगा कि जो मसला केंद्र सरकार और किसानों के बीच का है वो पंजाब सरकार के गले पड़ गया। अब पुलिस ने एक्शन लिया, बॉर्डर खुल गए, इंडस्ट्रीज खुश हो गए, पर आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। जो आम आदमी पार्टी एक जमाने में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को खाना देती थी, उनके लिए पानी, बिजली, जनरेटर का इंतजाम करती थी, किसानों की सेवा को अपना धर्म बताती थी, उसी पार्टी की सरकार ने किसानों के तंबू पर बुलडोजर चलवा दिए। यह फैसला पंजाब सरकार को महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं नागपुर में हुई हिंसा की। नागपुर में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। पुलिस ने नागपुर के 2 पुलिस स्टेशन के इलाके से कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया है। बाकी 9 पुलिस स्टेशन के इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। इस दौरान बाजार खुले, लोग जरूरत का सामान खरीदने घरों से निकले। कहीं से किसी तरह के तनाव की कोई खबर नहीं आई। इसके साथ साथ पुलिस ने दंगाइयों की धरपकड़ तेज कर दी है। अब तक कुल 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इनमें 11 नाबालिग भी हैं। पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए नागपुर में दंगा भड़काने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पेज मिले हैं
जिससे साबित होता है कि बांग्लादेश से भी भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए गए। पुलिस ने जांच के बाद दंगे के मुख्य आरोपी फहीम शहीम खान समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। पुलिस ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बजरंग दल के प्रोटेस्ट के दौरान औरंगजेब की डमी कब्र जलाने के वीडियो को एडिट करके उसमें भड़काऊ कंटेंट और कैप्शन जोड़कर उसे वायरल किया। दूसरी एफआईआर उन आरोपियों के खिलाफ है जिन्होंने हिंसा और पथराव के वीडियो सर्कुलेट किए, उकसाने वाले कैप्शन लिखे, दंगाइयों की तारीफ की। और तीसरी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने हिंसा को मजहब से जोड़कर दंगों को जस्टिफाई किया, दंगाइयों को मजहब का बहादुर सिपाही कहा। चौथी एफआईआर में फहीम खान समेत 6 लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इन सभी दंगाइयों पर देशद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने पुलिस पर हमले को सही ठहराया और लोगों से दूसरे इलाकों में भी पुलिस पर हमला करने को कहा। इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह भी लिखा कि जो भी गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नागपुर पुलिस की साइबर सेल दिन रात काम में लगी हुई है। साइबर सेल के सभी अफसरों को सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट की जांच करने के काम में लगाया गया है। आज हमारे संवाददाता राजेश कुमार नागपुर पुलिस के साइबर सेल में गए और उन्हें बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर 17 मार्च को और उसके बाद नागपुर दंगों को लेकर भड़काऊ कमेंट्स और वीडियो मैसेजेस को चेक कर रही है। सैकड़ों पेजेस मिले हैं जिन्हें नागपुर में माहौल खराब करने के लिए एक टूल बनाया गया। राजेश कुमार ने ऐसे कई पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स हमें भेजे हैं। पुलिस जिनके खिलाफ एक्शन ले रही है उनमें से कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। यह कमेंट नवाज खान पठान नाम के शख्स का है जो बांग्लादेश का रहने वाला है। नवाब पठान ने लिखा, डोंट क्राई पजील्स, इट इज आवर टाइम। अभी तो सिर्फ अटैक किया है, अगली बार तुम्हारे घर से औरतों को उठाएंगे, हम अपनी औरतों को तैयार रखना। अगली पोस्ट में लिखा कि अगर उसका जन्म मध्यकालीन युग में होता तो बीजेपी के ब्राह्मण भक्त अपनी बेटियों की शादी उसके साथ करते। मैं आपको बता दूं कि पजीट शब्द आमतौर पर पाकिस्तानी मुसलमान भारतीय हिंदुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक तरह की स्लैंग यानी गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक और ट्विटर पोस्ट है जिसमें लिखा कि जला डालो सभी अमीर हिंदुओं के घर, तभी इनका जमीर जागेगा। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि अगर हम तोड़ने पर आ गए तो तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। नीचे लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे बहुत सारे नारे कमेंट में लिखे गए हैं। तौसीफ खान अशरफी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों ने कबूल कर लिया तो ऐसा मान लिया गया कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। जब भी कोई इस तरह से करेगा तो दंगा होगा, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। मिस्टर मुजम्मिल नाम के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। इसमें मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं और ऊपर कैप्शन दिया है, मियां भाई नागपुर। मियां भाई शब्द शाहरुख की फिल्म रईस से फेमस हुआ। रईस में एक डायलॉग था, बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। इसी तरह का एक और अकाउंट पुलिस को मिला है जिसमें नागपुर की सड़कों पर दंगा करते लोगों का वीडियो पोस्ट किया गया है और कैप्शन दिया गया, पावर ऑफ मुस्लिम। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट जिनके जरिए अफवाहें फैलाई गई, झूठी बातों का प्रचार किया गया, जैसे कि इंस्टाग्राम रील में लिखा गया कि नागपुर में कलमे की चादर को जलाया गया और यह सब पुलिस के सामने हुआ। नागपुर में हिंसा से पहले और दंगा शुरू होने के बाद बांग्लादेश से भी भीड़ को भड़काने वाले मैसेज पोस्ट किए गए। पुलिस ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह के अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी है जिनके जरिए भड़काऊ मैसेजेस पोस्ट किए गए। साइबर सेल के डीसीपी ने कहा, अगर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और कमेंट्स न किए जाते तो नागपुर में हालात इतने नहीं बिगड़ते। इसलिए अब इस तरह की हरकत करने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलम 152 भी लगाया है। उसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ था पुलिस के खिलाफ में उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया और इसको सही बताया और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जो वायलेंस में उस वीडियोस में हो रही थी, दिख रही थी, उसको उसने प्रमोट किया और बाकी शहरों में भी इस प्रकार का वायलेंस करने के लिए अपील किया।
जिस एफआईआर में देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं, बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है, उसमें आरोपी कौन कौन है सर? क्या उसमें फहीम खान भी आरोपी है? और क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है? क्या था उसमें ऐसा जिसकी वजह से ये देशद्रोह का कलम जो है उस एफआईआर में लगाया गया है? फहीम खान एक आरोपी है, उसमें अभी तक 6 आरोपी हैं, लेकिन उसमें और बहुत सारे आरोपी बढ़ने की प्रोसीजर चालू है, जैसे जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोफाइल्स को। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो वीडियो थे वायलेंस के, जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हुआ, उसको उसने दोबारा शेयर किया उस क्लिपिंग्स को, और क्लिपिंग्स को शेयर करते समय सर को तन से जुदा कर देना, अल्लाह अकबर, इस प्रकार के उसमें रिलीजन को साथ में जोड़ा, सभी समुदायों को जोड़ने के लिए, और ये बताया कि जिस प्रकार से नागपुर में हुआ है सभी शहरों में होना चाहिए, और धर्म को उस वायलेंस के साथ में जोड़ा, जस्टिफाई किया, ग्लोरीफाई किया, और जो जिस प्रकार से सबवर्सिव एक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलेंगे पत्थर फेंकना और सरकार के खिलाफ पत्थर फेंकना सबवर्सिव एक्टिविटी है, उसको जस्टिफाई करके, उसको ग्लोरीफाई करके उसको प्रमोट किया, इसलिए उस पर वो कलम लगाया गया। एक फोन से दंगा कैसे भड़काया जाता है, नागपुर की घटना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि इंस्टा रील के जरिए क्या कन्वे किया गया, व्हाट्सएप पर किस तरह के वीडियो पोस्ट किए गए, कैसे अमीर हिंदुओं पर हमला करने के लिए मैसेज भेजे गए। सारे स्क्रीनशॉट्स सबूत के तौर पर मौजूद हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि घर बैठे सोशल मीडिया पर मैसेज भेजेंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे, आराम से काम हो जाएगा। बहुत सारे मैसेजेस फेक अकाउंट से भेजे जाते हैं, इसलिए भेजने वाले समझते हैं कि वो सेफ हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अब साइबर क्राइम सेल काफ़ी तेज़ हो चुका है, एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर पुलिस ऐसे हर अकाउंट तक, ऐसे हर व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसने भड़काऊ पोस्ट वायरल किए। लेकिन कुछ जिम्मेदारी समाज की भी है, हम सब की भी है। ऐसे उकसाने वाले ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट मैसेजेस पर यकीन न करें, बिना चेक किए किसी के बहकावे में ना आए। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि औरंगजेब और सालार मसूद गाजी जैसे आक्रमणकारियों की शान में कसीदे नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी आज बहराइच में थे। उन्होंने यहां मिहीपुरवा के तहसील भवन का उद्घाटन किया, क्योंकि यूपी में आजकल सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले को लेकर विवाद चल रहा है। संभल में नेजा मेले की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन सालार मसूद गाजी की याद में सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगता है, इस मेले का भी विरोध हो रहा है। इसलिए योगी ने बहराइच में विदेशी आक्रांताओं की बात की, कहा कि सनातन को खत्म करने की कोशिश करने वालों का, आस्था को रौंदने वालों का महिमा मंडन करना देशद्रोह है। जिन आक्रांताओं ने भारत में जुल्म किए हों, उनका गुणगान नए भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इसके बाद योगी सालार मसूद गाजी पर आए। असल में 1034 ईस्वी में बहराइच में ही महाराजा सुहेल देव ने चित्तौरा झील के किनारे सालार मसूद को युद्ध में मार गिराया था। सालार मसूद की कब्र भी बहराइच में ही है। हर साल लाखों लोग सालार मसूद की मजार पर आते हैं।
इसलिए योगी ने कहा महाराजा सुहेलदेव बहराइच की पहचान है। ऋषि बालार्क के नाम पर बहराइच का नाम है। यहां किसी आक्रांता के लिए कोई जगह नहीं है। बहराइच में किसी की चर्चा होनी चाहिए तो वो महाराजा सुहेलदेव की, जिन्होंने एक विदेशी इन्वेडर को ऐसी धूल चटाई कि 150 साल तक किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं की। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। योगी आदित्यनाथ की बात तो सही है, विदेशी आक्रमणकारियों को ग्लोरीफाई नहीं किया जाना चाहिए, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इस देश की विरासत सबकी है, इस देश की संस्कृति पूरे समाज की है। जिसने इस विरासत को मिटाने की कोशिश की हो, जिसने संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की हो, उसका महिमा मंडन कैसे हो सकता है। लेकिन आज दिल्ली से हैरान करने वाली खबर आई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में आधी रात के बाद 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए 13 बुलडोजर पहुंच गए। जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी तो हंगामा हो गया। असल में डीडीए ने कल रात 9 बजे मंदिर के बाहर नोटिस चिपकाया और रात 2 बजे डीडीए के अधिकारी 13 बुलडोजर और सैकड़ों पुलिस वालों के साथ मंदिर तोड़ने पहुंच गए। इतने सारे बुलडोजर का शोर सुनकर लोग जाग गए। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और डीडीए के एक्शन का विरोध शुरू हो गया। मौके पर लोकल विधायक पहुंचे। रात 3 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फोन लगाया, सारी बात बताई, डीडीए का एक्शन रोकने की मांग की। रेखा गुप्ता ने उसी वक्त अफसरों से बात की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि ये एक्शन हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है। रेखा गुप्ता ने सुबह तक एक्शन रोकने के निर्देश दिए। इसी दौरान कुछ लोगों ने एडवोकेट हरिशंकर जैन से बात की। फिर रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल हो गई। डीडीए का कहना है कि अमरनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर ग्रीन बेल्ट में बने हैं, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि ये मंदिर 40 साल से ज्यादा पुराने हैं। यहां समारोह करने के लिए हर साल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी से परमिशन ली जाती है। डीडीए ने भी मंदिरों के बाहर रेलिंग लगाई है। इसके बाद भी रात के अंधेरे में चुपके से मंदिरों को गिराने की प्लानिंग क्यों की गई, ये बात समझ से परे है। 40 साल पुराने मंदिर हैं। ये एक पहला मंदिर है कालीबाड़ी मंदिर और दूसरा है अमरनाथ मंदिर, तीसरा है बद्रीनाथ मंदिर। एनजीटी की आप बात करते हैं, ये हर साल अपना दुर्गा उत्सव मनाते हैं, काली पूजा का प्रोग्राम करते हैं। उसी एनजीटी से हर वर्ष वहाँ से जो है परमिशन लेकर उस प्रोग्राम को मनाया जाता है। तो ये जब अथॉरिटीज ये तब कहाँ होती हैं जब 40 साल पहले इनको नहीं पता कि ये जगह अनऑथराइज्ड है। इतना शॉर्ट टर्म के अंदर नोटिस दे करके 9 बजे आप एक नोटिस चस्पा करते हो और 4 बजे आप यहाँ पर पूरे पुलिस फोर्स के 25 से 30 जेसीबी को लेकर के, मैं रात को यहाँ पर रहा हूँ, जेसीबी के पीछे मैं रहा हूँ, दाएं बाएं में देखा है किस तरीके से यहाँ पे अटैक कर रहे थे। जैसे यहाँ पे जैसे ना कोई आतंकवादी घटना हुई है, उनको रोकने के लिए हजारों लोगों को यहाँ उतार दिया गया है। ये मैंने जीवन में पहली बार देखा इस तरीके से। जहाँ तक इन मंदिरों की बात है, मंदिर बहुत साल से है, मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ, आई हैव सीन देम देयर। और डीडीए ने खुद आके अगले 2 मंदिरों में जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी सीमाएं बांधी हैं कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते, उन्होंने रेलिंग लगा दी है। तो ये मंदिर कहीं एक्सपैंड नहीं हो रहे, दे आर वेरी वेरी पीसफुल, दे आर बीइंग मैनेज्ड इन अ वेरी गुड मैनर। मुख्यमंत्री के दखल के बाद रात में बुलडोजर एक्शन तो रुक गया। सुबह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा। इसके बाद लोकल बीजेपी विधायक
रविंद्र सिंह नेगी ने कहा, फिलहाल मंदिर टूटने से बच गए। अब मंदिर कमेटी हाईकोर्ट में अपनी दलील मजबूती से रखेगी और उन्हें विश्वास है कि मंदिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैं भी मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचने के बाद हमने तुरंत अपनी सीएम साहिबा को पूरा अवगत कराया इस मामले का। 3 बजे सीएम साहिबा ने फ़ोन पिक करा और पिक करने के बाद उन्होंने बोला हम अभी बताते हैं। तो उन्होंने फटाफट एलजी साहब से बात करा और वो बात चलती रही क्योंकि हाई कोर्ट का मामला था। ऑर्डर एलजी साहब ऑर्डर एकदम निकाल नहीं सकते थे, उसमें भी उनको नियम कानून पढ़ने थे। तो उस पर 3 से लेकर 5 बजे तक कार्रवाई पूरी उन्होंने नियम कानून के तहत फिर उसको रोका गया और मुझे लगता है कि फिलहाल रुक गया है। अभी हाई कोर्ट से हम लोग इसका स्टे ला रहे हैं और कुछ ना कुछ राहत मिलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि 2009 से जो पुराने मंदिर बने हुए हैं उसको तोड़ा ना जाए। कुछ उस पर हम पूरा 2009 से पहले के जो मंदिर है, ये 1985 का मंदिर है, तो उस पर हम पूरा रीड कर रहे हैं वो क्या है, उसको रीड करके फिर हाई कोर्ट में उसको परस्यू करेंगे। ये सही है कि मंदिरों से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन मंदिर अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बना है, अगर वो गैर कानूनी जगह बना है, अगर मंदिर ग्रीन बेल्ट में बना है और जांच के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो फिर मंदिरों को हटाए जाने का विरोध कैसे हो सकता है? कानून तो सबके लिए बराबर है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि ये रात के अंधेरे में करने की ज़रूरत नहीं थी, इतने शॉर्ट नोटिस पर करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को इसके खिलाफ अपील करने का वक्त दिया जाना चाहिए था। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 30 खूंखार नक्सली मारे गए। पहला एनकाउंटर बस्तर रेंज के बीजापुर में हुआ, यहां 26 नक्सली मारे गए। दूसरा एनकाउंटर कांकेर जिले में हुआ, यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को बीजापुर और कांकेर के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों के छुपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुबह 7 बजे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और शाम होते होते 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में AK-47 राइफल्स, इंसास राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इस दौरान डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ इस कामयाब ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है। जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अमित शाह ने अगले साल 31 मार्च से पहले देश को नक्सलियों से मुक्त कराने का संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के दिन गिने चुने बचे हैं। आज का ऑपरेशन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। मारे गए नक्सलवादियों के पास से जिस तरह के एडवांस्ड वेपन मिले हैं, रॉकेट लॉन्चर और एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि खतरा कितना बड़ा है। अमित शाह के होम मिनिस्टर बनने के बाद नक्सलवादियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन तो हुआ है। नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या पुलिस के हाथों मारे जा रहे हैं। अगर वाकई में अगले साल मार्च तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया हो पाया तो ये देश के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अब मैं आपको यूपी के मैनपुरी से आई कुछ सनसनीखेज तस्वीरें दिखाता हूं। एक अपराधी ने गांव में जबरदस्त फायरिंग की, गांव के प्रधान समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। मामला मैनपुरी के कंचनपुर गांव का है। आज सुबह आशीष उर्फ बिट्टा नाम का अपराधी अपने गैंग के लोगों के साथ गांव में पहुंचा और गांव के प्रधान प्रदीप यादव के घर पर फायरिंग शुरू कर दी।
गांव में फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन आशीष उससे पहले ही भाग चुका था। पुलिस ने आशीष का पीछा किया और शाम होते होते आशीष पुलिस के कब्जे में था। आशीष पुराना हिस्ट्री शीटर है। जब पुलिस ने आशीष को सरेंडर करने को कहा तो उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने फायर किया, गोली अपराधी के पैर में लगी और अब ये जनाब सही जगह पहुंच चुके हैं। FIR में 7 नामजद थे, 7-8 अज्ञात थे और इसी बीच सूचना मिली कि भुजिया पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस चेकिंग में लगी थी और ये पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, जिसमें कि इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर किए, जिसमें घायल हुआ। इसको सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मौके से मोटरसाइकिल, कट्टा और खोखे वगैरह बरामद हुए। ये घटना सबूत है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बाद न कोई भाग सकता है, न कोई बच सकता है। इस तरह की तस्वीरें अपराधियों के दिल में कानून का खौफ पैदा करती हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह पुलिस को अपराधियों के खिलाफ एक्शन की खुली छूट दी है, ये उसी का असर है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।